Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is force on a current carrying conductor in a magnetic field. मतलब जब हम किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है. लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होता है तो इस करंट के कारण ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जनरेट होगा और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड पहले से ही एग्जिस्ट करता है. तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये बी डैश, लेट सपोज बी डैश है, तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटरेक्शन होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट करता है अपने अराउंड में, और जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कंडक्टर को प्लेस किया गया है, जब उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसी इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. क्लियर हो गया? किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं. लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं. प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स क्या होते हैं. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलाइंस करते हैं, इस तरीके से अगर हमारा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो जो हमारा थंब है ये थंब इस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. तो लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहां लगेगा, इसके ऊपर लगेगा. तो यहां पे इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्ट करेगा. तो इसी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है कि ये जो फोर्स है, हाउ मच फोर्स दिस करंट कैरिंग कंडक्टर फील या एक्सपीरियंस्ड, मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी के लिए हमें डेरिवेशंस करना है. ठीक ना? तो लेट अस सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L. एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक्स एक्सिस के अलोंग लेट अस सपोज I करंट फ्लो हो रहा है. कितना करंट? I करंट फ्लो होगा. अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रहा है तो इट मींस इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे. इट मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन सारे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे तो इसके पास एक ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी है, दैट इज Vd. तो मतलब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स Q एंड से P एंड की तरफ Vd वेलोसिटी से क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा. एंड लेट अस सपोज कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इन अ वाई डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट करता है. एंड वी नो दैट जब किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मूव करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है v वेलोसिटी से, तो इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में. एंड चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज Q V B sin थीटा. कितना फोर्स लगेगा, Q V B sin थीटा. इतना फोर्स एक्ट करता है. और वी कैन से दैट इज Q V क्रॉस B. हम ये कह सकते हैं कि V क्रॉस V फोर्स जो है एक चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करता है. तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज E V D क्रॉस B. कितना फोर्स लगेगा, E V D क्रॉस B, मतलब इतना फोर्स एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा. लेट अस सपोज इस कंडक्टर के अंदर 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट अस सपोज मान लेते हैं कि अगर इसके अंदर 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो 10 इलेक्ट्रॉन का कितना फोर्स हो जाएगा, दैट इज 10 E V D क्रॉस B.
आर यू गेटिंग टू माई पॉइंट? मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फोर्स भी इस पे क्या लगेगा, एक ही डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इसमें होगा जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में यहां पे फोर्स एक्ट करेगा, तो फोर्स सबका सेम डायरेक्शन में होगा। एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे सारे फोर्सेस, वो सारे फोर्स क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे। जब वो एड अप हो जाएंगे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, 10E इंटू वीडी इंटू सॉरी वीडी क्रॉस वी। क्लियर? अगर इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज NE VD इंटू बी, NE VD V। तो यहां पे इस डेरिवेशन के लिए मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। मतलब इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसके एक इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लग रहा है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस डेरिवेशन को करने के लिए। सो नाउ लेट अस सपोज ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेट स्मॉल n इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is the free electron density, n is length of conductor, a is cross sectional area, cross sectional area, a जो है हमारा ये वाला एरिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ए एरिया है। देन the total number of electron, the total number of free electron, and the total number of free electron in the conductor, that is n। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, n पर यूनिट वॉल्यूम मींस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन है। अगर हमसे पूछा है कि अगर v वॉल्यूम है, v क्यूब वॉल्यूम है, तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे n की से v के साथ आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इनटू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम की अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। सो नाउ n इनटू वॉल्यूम v एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर ये जो कंडक्टर हमारे पास ये स्फेरिकल शेप में है, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज पाई स्क्वायर h। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इज a, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड h मींस इट्स लेंथ। तो एरिया जो सॉरी वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हमारा जाएगा a इंटू एल, तो ये जाएगा n a l, कैपिटल N। क्लियर हो गया? सो नाउ नेक्स्ट, when a free electron move with when a free electron moves with a drift velocity vd in conductor, then it experience a force in external magnetic field B, that is Fe। कितना होगा, Fe, E मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, that is E VD क्रॉस B, that is VD क्रॉस, ये लीकेज कर रहा है बहुत, VD क्रॉस B, इतना फोर्स एक्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन पे। देन द टोटल फोर्स
experienced by the current carrying conductor देखो, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इतना है, और इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये गिवन है, एंड सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फोर्स फील करेंगे, दैट इज जेड डायरेक्शन। सारे इलेक्ट्रॉन जेड डायरेक्शन में फोर्स करेंगे तो सबका फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो इट मींस फोर्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो सारे फोर्स को ऐड करेंगे तो इट मींस टोटल जो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, Fe। सो नाउ n E ब्रैकेट में VD क्रॉस V, VD क्रॉस V। नाउ n इज इक्वल टू स्मॉल n AL E VD क्रॉस V, क्या जाएगा, VD क्रॉस V। सो नाउ इरेज करूं यहां से, तो यहां से जो F इज इक्वल टू N ALE VD क्रॉस V, तो V dV साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, क्या जाएगा साइन थीटा। लेट अस सपोज कि अगर मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे है तो इतना फोर्स एक्ट करेगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन VD एंड B। VD एंड B मींस वी कैन से हियर दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में VD है, चलिए तो उसी एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना, तो यहां पे एंगल जो है नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं किसके बीच में आता है, तो यहां पे देखना सिंपली NEA VD LB sin थीटा। व्हाट वी नो दैट I is equal to NEA VD, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हमने चैप्टर नंबर 50 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो रिलेशन है किसका रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे NEA VD की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, I यूज कर सकते हैं, देन F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। क्लियर है? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू जाएगा ILB साइन थीटा, या इसको हम शॉर्ट में हम लिख लेते हैं विल साइन थीटा, लर्न करने में आसानी होगा। क्या लिखेंगे, विल साइन थीटा, V फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट एंड L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड साइन थीटा। देखिए ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ टेक सम स्पेशल केसेस, टेक सम स्पेशल केस। उससे पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं। यहां पे जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन अगर निकालना है हमें तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, फोर्स के लिए डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे यहां पे, और हम यूज कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीजों के बारे में, तो इसमें यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। राइट हैंड पाम रूल के हेल्प से भी हम फोर्स निकाल सकते हैं, एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग भी हम इसमें फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ टेक अस सम एग्जांपल, सम स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, व्हेन
थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड एल। किसके बीच का होगा? बी और एल के बीच का, मतलब लेंथ के बीच का, लेंथ जो है इसके बीच का एंगल होगा थीटा, ठीक ना, क्योंकि करंट हमारा एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो वेक्टर फॉर्म बनेगा v इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। क्या बनेगा? आई एल क्रॉस बी। तो एल वेक्टर क्वांटिटी है लेंथ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बनेगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। स्पेशल केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, देन साइन 0 इज इक्वल टू 0। अगर साइन 0 है देन फोर्स इज इक्वल टू कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स इसका मतलब हो गया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखते हैं कि करंट जो है या कंडक्टर जो है उसकी जो लेंथ है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड के अगर अलोंग है, उसी के डायरेक्शन में है, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? 0 होगा। केस सेकेंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा कितना हो? 90 डिग्री का हो, देन साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1, और साइन 91 है, देन फोर्स इज इक्वल टू जाएगा बिल। क्या जाएगा? बिल आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो दिस इज टू स्पेशल केसेस कि अलग अलग सिचुएशन में हम किस तरीके से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो फोर्स होगा ये मैक्सिमम होगा, इस कंडीशन में फोर्स जो है आपका मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम फोर्स विल होगा और मिनिमम फोर्स कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? सुनो, इट्स अ वेरी सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने डिस्कस किया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर देखते हैं। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मतलब जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर को एक दूसरे के नियर अबाउट रखते हैं किसी भी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो उन दोनों कंडक्टर के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस या फोर्स एक्ट करता है जब उसमें से कुछ अमाउंट में करंट हम फ्लो कराते हैं। सो नाउ लेट अस से हियर दैट हमारे पास टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। कैसा है? इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है, दिस इज कंडक्टर फर्स्ट एंड दिस इज कंडक्टर सेकेंड। लेट अस सपोज कि इन दोनों कंडक्टर में हमने करंट फ्लो कराया, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, एंड दोनों कंडक्टर एक दूसरे से d डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। कितना डिस्टेंस है? d डिस्टेंस है। एंड लेट अस सपोज इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितना है? L है। कितना लेंथ का है? L लेंथ है इसका। ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं, L लेंथ है। अब देखिए, जब इन दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसे? उसको एक्सप्लेन करते देखिए। सबसे पहले जब इस कंडक्टर के अराउंड या इस कंडक्टर में से हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के करंट में से, इस कंडक्टर में से जब एक करंट फ्लो कराएंगे I1, तो इसके अराउंड क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसके अराउंड जो है हमारा क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जस्ट लाइक दिस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बना देता हूं एक छोटा सा मैं। इस तरीके से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हाँ, सही है। इस तरीके से लेट अस सपोज इस पॉइंट पे I1 कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना, कितना? V1 इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एट ए इंस्टेंट हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर पे भी करंट फ्लो कराते हैं। जब इसमें करंट फ्लो होगा, जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो इसके नियर अबाउट भी क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा तो उन्हीं इंटरेक्शन की वजह से इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा। किस डायरेक्शन में, तो लेट अस सपोज यहां पे इसको अलग से मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं आपको डायरेक्शन बताता हूं। सुनो, ये I1 करंट, इसमें I2 करंट। देखिए इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट द प्लेन होगा। देखिए ऐसे, राइट हैंड पाम रूल्स के अकॉर्डिंग ये करंट का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर लगेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इनवर्ट होगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल से। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, फोर्स कहां, इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, सेकंड केस में जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कहां, करंट ऊपर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहां, आउटवर्ड। यहां पे डॉट से दिखा दो मैग्नेटिक फील्ड को, डॉट का मतलब आउटवर्ड हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है, इस कंडक्टर के कारण है। अच्छा, करंट कहां जा रहा है, ऊपर। अब यहां पे देखना हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, सॉरी राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो ये हो गया फोर्स कहां, इस डायरेक्शन में। तो यहां पे फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, F2। तो दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के डायरेक्शन में है। तो यहां पे ये मतलब ये वाला कंडक्टर इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला कंडक्टर ये अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। क्लियर है। व्हेन करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा दोनों कंडक्टर में तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। सुनो, लेट अस सपोज ये हमारा कंडक्टर हो गया, ये दूसरा कंडक्टर हो गया, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ट द प्लेन होगा, क्या होगा, इनवर्ट द प्लेन। अब इस कंडक्टर पे फोर्स कहां होगा, राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं यहां पे। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर कहां, इनवर्ट द प्लेन, करंट डाउनवर्ड, तो इसको इस तरीके से घुमा देंगे हैंड को, तो डाउनवर्ड करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, पाम के परपेंडिकुलर लगता है, या अपने हथेली से जिस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, पुश करेंगे इसको, तो वो डायरेक्शन होगा फोर्स का। तो यहां पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, F1। सुनो नेक्स्ट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके कारण, तो करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ड, क्रॉस से दिखाएंगे। फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, सॉरी करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स किस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, F2। तो यहां पे दोनों फोर्स क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जब उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। कितने फोर्स से रिपेल करेगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सुनो, लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट यहां पे एक पॉइंट P है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, विच इज लाई ऑन द वायर सेकेंड वायर पे लाई करेगा, ये डिस्टेंस का D हो गया। ठीक, इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर फर्स्ट, मतलब वायर फर्स्ट के कारण इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट इज V1, क्योंकि फर्स्ट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड V1 होगा। V1 मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, R मीन्स यहां पे डिस्टेंस है D।
तो ये जगह म्यू नॉट I1 अपॉन 2, क्योंकि स्टेट इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई स्टेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे I हो गया I1 करंट, इसमें I1 करंट है, डिस्टेंस का क्या हो गया D। क्लियर हो गया? सुनो, वायर सेकेंड आर प्लेस्ड in the magnetic field V1, so it experience a force, और मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? देन फोर्स ऑफ F1 इज इक्वल टू, या F2 लिख सकते हैं हम, ठीक है, F1 एंड F2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, F2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, F2 क्योंकि सेकंड वायर पे फोर्स लग रहा है, F2 एंड F2 इज इक्वल टू व्हाट? अभी हमने ड्राइव किया था रिलेशन कि जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू होता है विल साइन थीटा, कहते हैं विल साइन थीटा। क्लियर? सुनाओ, यहां पे जब बिल मतलब V1 I2, देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो V1 है, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें I2, तो V1 I2। लेट अस सपोज कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितना है? L है, और यहां पे साइन 90, थीटा कितना जाएगा? 90 हो जाएगा। क्यों भाई? देखो करंट ये लेंथ हो गया, ये हो गया हमारा लेंथ, ठीक ना। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे जब परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है तो ये L हो गया, या करंट ले लो, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इनवर्ट द प्लेन होगा। कहां जाएगा? इनवर्ट द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, करंट ऊपर है या लेंथ उस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में यहां पे एंगल कितना बनेगा? दैट इज 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा। तो ये हो जाए हमारा V1 I2 L, V1 I2 L, एंड V1 का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन F2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई D। दिस इज द फोर्स विच इज एक्ट ऑन वायर सेकेंड ड्यू टू वायर फर्स्ट, ठीक है, वायर फर्स्ट। सिमिलरली सेम इस वायर के कारण इस पॉइंट पे या इस वायर पे जो फोर्स लगेगा सेम अमाउंट पे फोर्स वर्क करेगा, दैट इज F1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई D। मतलब फर्स्ट वायर पे भी इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, तो इट मीन्स यहां पे फोर्स जो है वो क्या जाएगा? अट्रैक्शन का होगा। दिस व्हेन current are flowing in same direction, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा देन फोर्स जो होगा वो क्या जाएगा? अट्रैक्शन होगा। When current are flowing in the same direction, then the force between the conductor is attractive। कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हेन current are flowing
in the opposite direction, then the force between the conductors is repulsive. ठीक ना, कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। जब इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है तो उसके पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा? देन फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा? डेट इज एफ बाई एल। स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाई एल, मतलब इस एल को इसके डिवाइड में ले जाना, F1 एंड F2, F1 एंड F2 अमाउंट में क्या है? बराबर है। F2 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे? लेट अस सपोज इसको हमने F लिखा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम होगा। देन F इज इक्वल टू एफ बाई एल, एल इसके डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे जाएगा आपका म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी, क्या जाएगा? 2 पाई डी। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे या इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने डिफाइन किया है 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन किया है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, हमारे एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो फंडामेंटल यूनिट है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को जो ऐसे सिस्टम में जो डिफाइन किया गया है उसकी डेफिनेशन इसी के बेस पे दिया गया है, एक फंडामेंटल डेफिनेशन हो गई है। देन डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को किस तरीके से डिफाइन? ये फंडामेंटल डेफिनेशन है और ये रियल डेफिनेशन है एम्पियर का। ठीक ना, तो यहां पे फोर्स F इज इक्वल टू क्या है? एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। लेट अस सपोज लेट L इज इक्वल टू 1 मीटर, I1 इज इक्वल टू I2 is equal to 1 ampere and D is equal to 1 meter. D is equal to 1 meter. Then F is equal to सारी क्वांटिटी 1 1 हो जाएगा तो बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड F is equal to म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मीन्स दैट इज 2 इंटू 10 टू की पावर -7 न्यूटन। इसका मतलब है कि अगर ये जो पैरेलल कंडक्टर है, दो पैरेलल कंडक्टर्स है, इन पैरेलल कंडक्टर्स को वैक्यूम में या एयर में 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड करते हैं। कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर ये सेपरेटेड है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे इसको प्लेस्ड किया गया है और इसमें इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं, इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं ताकि उसके पर यूनिट लेंथ में अगर 2 इंटू 10 टू की पावर -7 न्यूटन फोर्स एक्ट करता है, ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। अगर इतना फोर्स एक्ट करता है देन ये जो करंट का अमाउंट है वो हमारा कितना जाएगा? 1 एम्पियर का हो जाएगा। क्लियर है? इट मींस कि अगर एक पैरेलल कंडक्टर को 1 मीटर के डिस्टेंस पे वैक्यूम में या किसी फ्री स्पेस में अगर उसको हम प्लेस कर रहे हैं और उसमें इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं, दोनों करंट में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं, इतना करंट फ्लो करते हैं ताकि उन दोनों कंडक्टर के बीच में इतना फोर्स एक्ट करे, पर यूनिट लेंथ में इतना फोर्स एक्ट करे। अगर इतना फोर्स लगता है तो चार्ज करंट का जो अमाउंट है वो हमारे क्या जाएगा? 1
एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन लिखें, 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करेंट, 1 एम्पियर ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करेंट which on flowing in each of which on flowing in each of parallel conductor long conductor of negligible cross sectional conductor of negligible cross section मतलब जो वायर है ये बहुत ही पतला वायर होना चाहिए जाके इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम नेग्लिजिबल कर सके। प्लेस्ड इन वैक्यूम at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter from each other, distance of 1 meter from each other produced between them a force 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of wire, या पर मीटर ऑफ द लेंथ। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन है। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, मतलब 1 एम्पियर करंट के वो है अमाउंट है विच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ पैरेलल कंडक्टर, जिसको जो पैरेलल कंडक्टर में फ्लो कराते हैं और उस पैरेलल कंडक्टर का नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब बहुत ही पतला सा वायर है, प्लेस्ड इन वैक्यूम, जो कि वैक्यूम में रखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, फ्रॉम ईच अदर, प्रोड्यूस्ड बिटवीन देम अ फोर्स 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ वायर। अगर उसके बीच में कितना 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस अमाउंट ऑफ करंट को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज अ फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ करंट। ठीक है, ये फंडामेंटल इसका डेफिनेशन हो गया। तो 1 एम्पियर की जब 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको ये फंडामेंटल डेफिनेशंस लिखने हैं, ठीक है ना, जो कि हमने दिया है इस पैरेलल कंडक्टर के फोर्स के बेस पे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।